आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना और बेबस मजदूर, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली और मुंबई से घर लौटते प्रवासियों की तस्वीरें एक बार फिर से पिछले साल की याद दिला रही हैं। सिर पर सामान उठाए, बच्चों को गोद में लटकाए, बस में पैर रखने भर की जगह पाने को छटपटाए प्रवासी इस बार टूटे दिल से एक बार फिर से लौट रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि आखिरकार एक बार फिर से घर लौटते ये कदम वापसी की हिम्मत क्या जुटा पाएंगे? आखिर किसके भरोसे ये जा रहे हैं और किसके भरोसे वापस आ पाएंगे? क्योंकि देश भर में हालात वो हो गए हैं कि प्रवासी मजदूरों के पास ना तो रोजगार का ठिकाना है, ना तो खाने का ठिकाना है और ना ही रहने का ठिकाना है। तो प्रवासी मजदूरों का जो पलायन है वो लगातार जारी है। उन मजदूरों का क्या कहना है और जो व्यापारी हैं लॉकडाउन की वजह से जिनका रोजगार खत्म हो चुका है उनका क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, मतलब कि पहले तो लगा था जैसे पिछले साल वैसे लग सकता है। तो यही कारण है कि मैं पहले से ही अपना सतर्क हूँ, अपना जो है कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं झेलना चाहता। पिछली बार बहुत परेशानी झेलनी पड़ी हमें। यहाँ तो हर राज्य के सरकार कहते हैं गरीबों को ये मिलेगा वो मिलेगा, ये देते हैं वो देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कुछ। मैं लुधियाना में रहता हूँ और आज गांव जा रहे हैं हम सब लोग। लुधियाना में हमारा कोई काम काज है। अभी काम काज लॉकडाउन की स्थिति लगी है, कोरोना इतना फैल चुका है। सरकार तो बड़ा मतलब पालन करवा रही है, लेकिन लोग आपको पता है ये कम कर रहे हैं। तो अभी कोरोना की स्थिति बहुत भयंकर हो चुकी है। कई कॉलोनियां भी बंद है, कई महानगर में मतलब बहुत सारी चीजें बंद है। लोग फिर भी मास्क का कई कर रहे हैं, समझदार है, कई नहीं कर रहे हैं। तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। काम काज आपको पता है ठप है। अब कोई काम पे रखे भी राजी नहीं है। तो अब आखिर यही है कि अब लॉकडाउन की हालत सर बहुत खराब है। ठीक है, अब ये मार्केट बंद होने से बहुत लोगों को नुकसान है। गरीब आदमी क्या करेगा? ठीक है सर, जो भी है घर चले जा रहे हैं, कोई उपचार है नहीं, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? और कोई दिल्ली से हैं? इसके क्या घाटे और क्या फायदे हैं? सर नुकसान तो बहुत है। पिछले का मार लोग उठ नहीं पाए, अब की जो मार पड़ी है कहाँ से उभरेंगे, क्या कर लेंगे? तो आपके हिसाब से लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था? हाँ सर, नहीं लगाना चाहिए था। बहुत बुरा हाल हो जाएगा। पिछली की बार के तो अभी तो सुधर नहीं पाई मार्केट, अब तक कहाँ से उठ पाएंगे? हमें तो एक साल से ही नुकसान हो रहा है। पहला लॉकडाउन में जो था तक कुछ नहीं मिला। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार बोलो कुछ मदद नहीं मिलता है। जो कूपन सी जो बनाया था राशन के लिए, जिसको घर है मकान है राशन का उसी को मिला। हमें तो 3 बार कूपन मंगाना है, हमें एक बार भी नहीं मिला कूपन। ठीक है, ये कहता हॉस्पिटल में जाता हूँ। एक पेशेंट के लेकर मैं गया था हेडक्वार्टर में, किंतु हमारा पेशेंट का कोई इलाज नहीं करवाया क्योंकि वो नॉर्मल था। ठीक है, वो छूने के राजी नहीं होता। मैं कोरोना में नहीं था तब छूने के राजी नहीं होता था। ये तो दिल्ली सरकार बाबा बोलता कि मैं आपको सारा व्यवस्था करेंगे, किंतु हॉस्पिटल में जाके आम आदमी बन के जाकर देखे कोई व्यवस्था नहीं देता है। डॉक्टर सब इसी हड़का देता है। स्टाफ डॉक्टर तो चलो बात मानता है, उसका स्टाफ जो होता है, जो अगल बगल कर्मचारी होता है वो बिल्कुल बदतमीज करता है। मैंने अगला लॉकडाउन में सारा कुछ देखा, कोई हेल्प नहीं मिला, हमें कोई हेल्प नहीं मिला। हम तो राशन के लिए बाहर का आदमी जब चावल वाला बांटता तो उससे खाते थे हम, जो बाहर में जो होता है ना हम इससे तो देखो पहले से हम लोग उठ नहीं पाए थे। काम धंधा खत्म, चौपट हो गया था। थोड़ा बड़ा काम 4 से 5 रुपये काम होता था, वो भी लेके खत्म हो गया। हम लोग का किराया का मकान, यहाँ का सरकार ने बोला कि किराया कम दे देना, थोड़ा कम करके दे देना। यहाँ के मकान मालिक कोई सुना ही नहीं। उसने पूरा किराया लिया, उसने कोई 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं दिया। बोला कि जब दोगे तो आधा महीने का छोड़ दूंगा। ये कहानी, हमारा तो बड़ा बुरा हाल है। हम तो सबसे बड़ा दुखी आदमी है। ये है, कोई किसी को देखता नहीं है, खाली बोलने का सब बोलता है। तो मजदूर
लगातार पलायन कर रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का इस मामले को लेकर क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं, और बीजेपी नेताओं का क्या कहना है वो भी सुनवाते हैं। मैं ये कहूँगा बहुत ही शॉर्ट लॉकडाउन है। आज मंगलवार हो गया है और संडे तक का लॉकडाउन है कि ये तो आने जाने में ही समय निकल जाएगा, 2 दिन जाने के 2 दिन आने के। तो सबसे रिक्वेस्ट है कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, दिल्ली में पूरा आपका ख्याल रखा जाएगा। सर, प्रैक्टिकल बड़ी बात ये है कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है, चेस्ट एचआरसीटी चेस्ट जो है वो खराब है, डॉक्टर उसको सस्पिशियस में रखते हैं, ट्रू नेट कराने की बात होती है, कई बार अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। कई स्टेट्स में तो ऐसी पॉलिसी बनाई गई है, उन्हें जो है प्रिजर्वेटिव कंडीशन में डाला जाता है। क्या दिल्ली भी कोई इस तरीके की? नहीं, देखिए जो इसको सिम्टोमेटिकली पॉजिटिव नजर आता है, डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं और उसके टेस्ट फिर भी कराया जाता है। देखो 2 तरह से, एक तो आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आ जाए, अभी तक तो गोल्ड स्टैंडर्ड आरटीपीसीआर कहते हैं, जो भी आ ही जाएगा, पर उसमें भी कई केसेस नेगेटिव आ रहे हैं, वो सेकंड टेस्ट में या थर्ड टेस्ट में जाके पॉजिटिव आते हैं। बिना टेस्ट रिपोर्ट के कई हॉस्पिटल नहीं देते हैं, सीरियस कंडीशन हो तब भी। अभी तो देखिएगा बेड की बहुत ही दिक्कत आ रही है। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि दिल्ली में 16,500 बेड ऑक्यूपाइड हैं, और दिल्ली के पेशेंट्स भी बहुत सारे हैं, दिल्ली से बाहर के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, और जिसके पास भी दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री के बारे जो आप कह रहे हैं, ये तो सच है कि पिछले सप्ताह उन्होंने पहले एक मीडिया इंटरेक्शन में कहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं है, और उसके 3 दिन के बाद फिर एक और मीडिया इंटरेक्शन में कहा कि बहुत ही शॉर्टेज है, क्राइसिस सिचुएशन है। ये हो सकता है कभी प्रदेश राज्य सरकार गलतियां कर सकते हैं असेसमेंट में, लेकिन एक माहौल बना है। अब दिल्ली के जो रूलिंग पार्टी के कई सदस्य हैं, महाराष्ट्र में हैं, बंगाल में तो है ही हैं, जो केवल आरोप लगाने में वो व्यस्त हैं। लेकिन जब वो खुद नहीं संभाल पा रहे हैं, जब वो खुद उनका अटेंशन कुछ और पर है, जैसे कि यहाँ दिल्ली में उनका अटेंशन है विज्ञापन देना का, शासन का कम। बंगाल में तो जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है, वो उनका अलग मामला है। और महाराष्ट्र के बारे सब जानते हैं, जिस तरह का सुशासन छोड़कर वो हफ्ता वसूली में लगे हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो क्राइसिस है, ये एक नेशनल क्राइसिस केवल नहीं है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। और आप जिसी भी एंगल में एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करके आंकड़े देखें तो भारत ने सबसे बेहतर इसको तो मजदूरों का पलायन लगातार जारी है, क्योंकि मजदूर अब बेबस हो चुके हैं। लॉकडाउन लग चुका है और मजदूर बेबस हो चुके हैं, क्योंकि ना तो उनके पास रोजगार है, ना खाने का ठिकाना है और ना ही रहने का ठिकाना है। हालात ये हो चले हैं कि अब सिर पर अपना बैग रखकर मजदूर अपने घर की ओर पलायन करने लगे हैं, अपना घर का रुख करने लगे हैं, क्योंकि अब उनके पास रोजगार नहीं बचा है। अब लॉकडाउन लग चुका है, दुकानें बंद हो चुकी हैं, कामकाज बंद हो चुका है और रोजगार भी बंद हो चुका है, जिसकी वजह से लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मजदूरों को। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें जो हैं बेबसी की तस्वीरें हैं। ये उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई और विकल्प अब नहीं है। इसीलिए शहर से गांव की ओर मजदूरों का दर्द भरा पलायन अब देखने को मिल रहा है। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो मजदूर उत्तर प्रदेश के हों या फिर बिहार के हों या फिर अन्य राज्य के हों, अब वो अपने गृह राज्य की ओर जा रहे हैं। इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्रदीप भटनागर जी, बहुत स्वागत है आपका। सीके ठाकुर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सीके ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है ठाकुर जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है जो श्रमिक हैं उनको रास्ते पर छोड़ दिया है सरकार ने। अब वो रास्ते पर हैं, क्या करें, उनके पास कोई और विकल्प नहीं है अपने घर जाने के अलावा। आपका रिएक्शन? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सीके जी? लगता आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप भटनागर जी,
मेरा सवाल पहला आपसे होगा क्योंकि उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लॉकडाउन दिल्ली में लग चुका है, वहां से लगातार पलायन हो रहा है। जो लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है कि श्रमिकों को सड़क पर छोड़ दिया है। भटनागर जी, आवाज सुन पा रहे मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। कांग्रेस का कहना है कि श्रमिकों को सड़क पर छोड़ दिया गया है। देखिए, ये कांग्रेस को चीजें जो बोलनी है और बोलनी चाहिए, चाहे ये सोचते नहीं है कि क्या बोलना है। श्रमिकों को पहले भी बिहार के और उत्तर प्रदेश के श्रमिक जितने भी जिनके शहरों को, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, इसको विकास करने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए यही मजदूर काम आते हैं, जिनको इन्होंने बेबसी से पहले आउट कर दिया था और इन्होंने इसी बेबसी से फिर से आउट कर दिया। देखिए, आज उप मुख्यमंत्री दिल्ली के आज ही क्यों बोलते हैं? इन्होंने 4 दिन पहले क्यों नहीं बोला? सैटरडे संडे रखा था, उस दिन क्यों नहीं बोला कि नहीं श्रमिक कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा, वो दिल्ली में रहेंगे, उनका ख्याल हम रखेंगे, क्योंकि 4 दिन का लॉकडाउन है। कहीं इन्होंने ये धुआं फैलाया, इन्होंने ये चीजें फैलाई कि देखिए आप सुरक्षित नहीं है, आप लावारिस हैं। केवल आपको यहाँ दिल्ली में, राजस्थान में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में आपको सौंदर्यीकरण के लिए बुलाया गया था। देखिए, पिछली बार हमने बहुत कुछ देखा। क्या राहुल गांधी जी को जरा वो शर्म नहीं आती कि राजस्थान की सरकार को, पंजाब की सरकार को, दिल्ली की सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को निवेदन करें? अरे भाई, आपके श्रमिक जो है, मजदूर आता है, कहाँ से आता है ज्यादातर? नंबर 1 बिहार से, नंबर 2 उत्तर प्रदेश से, फिर मध्य प्रदेश से, और आप उन्हीं को बाहर निकालने में लगे हैं। ये समय तो राहुल जी को बहुत संवेदनशील बातें करना, अपने कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ प्रदेश के अंदर सरकार है कांग्रेस की, उनको तैयार रहना कि नहीं, हमारा देश का श्रमिक जो हमारे विकास में सर्वप्रथम आगे खड़ा रहता है, उसका ध्यान रखना भी हमारा प्रदेश सरकारों का काम है। अगर ये ट्वीट माने राहुल गांधी जी करते तो बड़ा अच्छा लगता, मगर राहुल जी क्या कहते हैं इस चीज के बारे में वो गौर नहीं करते हैं। इन्होंने पहले भी कैंप लगाए थे इन्होंने मजदूरों के लिए खाने के लिए, मगर वहाँ खाना नहीं था, केवल टेंट था बस, और वहाँ बैनर थे नेताओं के, वो भी देखा है पिछली बार। मैं तो यही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़े। राहुल गांधी ने इसलिए कहा है, राहुल गांधी ने इसलिए कहा है क्योंकि तस्वीरें सामने ऐसी आ रही हैं। अरे भाई, तस्वीरों पे मत जाइए ना, धरातल तो करिए ना, आनंद विहार जाइए, देखिए वहाँ लोगों का क्या हाल है, और जाके मनाइए ना लोगों को। आप हरियाणा बॉर्डर पे जाइए ना, आपकी आज समय जरूरत है महाराष्ट्र को, आपको जाके सोनिया जी को, राहुल जी को वहाँ बैठना चाहिए, उद्धव ठाकरे जी के साथ काम देखने के लिए समय जरूरत है आपकी। पवार जी बीमार हैं, आप सीके जी, देख रहे हैं? आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? काजल जी नमस्ते। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार ने मजदूरों को सड़क पर छोड़ दिया है, आपका रिएक्शन? नहीं, बिल्कुल सरकार ने मजदूरों को, मोदी जी, मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी इस्तीफा दे करके नए एक अच्छे प्रधानमंत्री का चुनाव करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या नहीं सक्षम है तो एक अंतरिम सरकार की गठन होनी चाहिए, क्योंकि वह प्रधानमंत्री जिनको, जो अभी पार्लियामेंट की 543 सीट के लिए सफिशिएंट नया पुराना भवन, अब नया भवन का उन्होंने घोषणा किया 971 करोड़ रुपए का, ये बजट यदि हॉस्पिटल में लगाते, मेडिकल कॉलेजेस में लगाते तो यह सरकार के लिए उपलब्धि की नहीं ब्रेक पर जाना होगा, आपकी बात पूरी करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद भी मजदूरों को लेकर सवाल यही होंगे। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो राजनीति लगातार हो रही है, एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ लॉकडाउन है, और वहीं तीसरी तरफ मजदूरों का पलायन है। लेकिन राजनीति इस पर लगातार हो रही है, बेबस मजदूरों पर और लॉकडाउन पर। सीके जी, अपनी बात पूरी करिए आप। जी, मैं ये कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी असक्षम व्यक्ति हो गए हैं, उनसे उनको इस्तीफा दे करके अभी बीजेपी के नए नेताओं का चयन करा, या उसमें संभव नहीं है तो एक अंतरिम सरकार की गठन हो जो इस पूरे देश का जो क्राइसिस उसको समाधान हो सके, क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो 971 करोड़ का नया पार्लियामेंट भवन लॉन्च कर दिए, बनाने जा रहे हैं वो, और जहां सड़कें नहीं चाहिए वहां सड़कें बनवा रहे हैं।
लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल हॉस्पिटल नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जो गांव से लेकर के शहर तक गरीब बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम लोगों की सेवा करें डॉक्टर बन करके, उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। तो ये सिस्टम जब तक वो डेवलप नहीं कर पाए, फिर क्या, आज उनके 7 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, उन्होंने कहा था कि हम गरीब के बेटा हैं, गरीब के लिए जिएंगे, गरीब के लिए मरेंगे, लेकिन आज वो सब कुछ अमीरों के लिए कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को इमीडिएट इस्तीफा देना चाहिए। आज देश में बड़ी संकट है, इसलिए इस्तीफा देकर के नए सरकार का, अंतरिम सरकार का गठन हो, ये हम डिमांड करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। सीके जी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तो अपने ही शासित राज्यों में समन्वय नहीं बैठा पा रही है, चाहे वो पंजाब की बात हो या फिर महाराष्ट्र की बात हो, वहां पर भी गठबंधन में कांग्रेस है, बातचीत आपस में नहीं हो पा रही है, सरकार में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, जिसकी वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। नहीं, सरकार में समन्वय का मतलब ही नहीं है। देखिए ये एम्स, आप देख लीजिए, एम्स जो है हर स्टेट में कम से कम 5 एम्स इनको देना चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल बनाना। ये केंद्र का नीति से सब कुछ हम लोग फेल्योर हो रहे हैं। केंद्र का गाइडलाइन चलता है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। आप जो कुछ देखिए, नीट का एग्जाम हो, कुछ भी हो, आप अभी मेडिकल लाइन पे जाएंगे तो बिल्कुल वहां सब कुछ ये फेल्योर कर चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। आप एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में जो रैलियां में उन्होंने कहा कि ठीक है हम 500 आदमी को संबोधित करेंगे, क्या इस प्रधानमंत्री जी को 500 आदमी का भी रैली करना चाहिए क्या? जिस वर्चुअल रैली से, जिनके भाषण से लोग नोटबंदी करवा देते हैं, जिससे थाली पिटवा देते हैं, जो उनके कहने पर लोग जो है जो कहते हैं वो किए, क्या उस प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए था कि बंगाल में अपना मैसेज ही काफी थे उनके प्रचार के लिए? प्रधानमंत्री जी का काम ये नहीं है कि वह जा के प्रचार करे, पार्टी उनका लेवल का ठीक था, लेकिन इस ढंग से रैली बुला करके, भीड़ बुला करके कोरोना को फैलाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी को इमीडिएट इस्तीफा देने की जरूरत है, काजल जी। सीके जी, ये लॉकडाउन लग चुका है दिल्ली में और जो मजदूर हैं, मजदूरों की जो सिस्कियां हैं, इस समय हालात ये हैं कि उन सिस्कियों को सुनने वाला कोई नहीं है। एक बार फिर से जो तस्वीरें हैं 1 साल पहले की याद दिला रही हैं। एक बार फिर से वही बैग सिर पर रखकर मजदूर और अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर सड़क पर पैदल चल रहे हैं, बस की राह तक रहे हैं, बस उनको मिल नहीं पा रही है। बस में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि दरवाजे कम पड़ गए हैं, उन लोगों को खिड़कियों से बस के अंदर दाखिल होना पड़ रहा है। बहुत बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद तस्वीर है ये। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को यह चाहिए था कि पूरी रेल की व्यवस्था करे, लोगों को जहां जाना है वहां उनके गंतव्य तक पहुंचा दे। यह बहुत ही अनिवार्य है। अब जिसको कोरोना फैलना है, जो फैलना, वो तो फैल ही गए हैं, मर ही रहे हैं, लेकिन कम से कम जो लोग रोड पर हैं, सड़क पर हैं, खाने को बिलाप कर रहे हैं, मेडिकल स्थिति उनकी बदतर हो गई है, उन लोगों को कम से कम रेलवे स्टेशन तक पहुंचा करके वहां से उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का काम करें प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी से मैं यही आग्रह करूंगा। भीड़ में और ज़्यादा कोरोना फैलने का डर है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए, मास्क लगा कर रखिए। अगर लोग मास्क लगा भी लें तो ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये बस स्टॉप की तस्वीरें, रेलवे स्टेशन की तस्वीरें लगातार निकल कर सामने आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है यहाँ तो, और ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं इस तरीके से। लोगों की भीड़ एक साथ लोग बसों में चढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा डर तो यहाँ है, लॉकडाउन भले ही लगा हुआ है लेकिन उससे ज़्यादा डर यहाँ पर है। एक तरफ तो सरकार लोगों को घरों में कैद कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जिस ट्रेन को आइसोलेशन सेंटर बना रही है सरकार, हाँ, उस ट्रेन में बिठा करके उसको गंतव्य तक तो भेजे। तो एक ट्रेन में 5 आदमी 6 आदमी करके बिठाए और जहां जहां जाना उनको टिकट बनवा करके कंफर्म करके भेजें। जब ट्रेन को आइसोलेशन केंद्र बना रहे हैं, कोविड सेंटर बना रहे हैं, तो उसमें वो व्यवस्था के साथ उनको भेजा जाए। ये बिल्कुल ही सरकार की नाकामी है। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे काजल जी कि यह सरकार नाकाम हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी केवल रैली के लिए ध्यान दे रहे हैं। ही इज नॉट बीजेपी लीडर, ही इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हर आदमी का प्राइम मिनिस्टर है। उनको प्रचार का क्या मतलब बनता है अभी जाने का रैलियों में? मुझे नहीं लगता। उनको तो नीति निर्धारण तय करना चाहिए कि अभी देश में जो कोविड संकट है, जो लोग मेडिकल फैसिलिटी से जूझ रहे हैं, उनको कैसे व्यवस्था कराई जाए, कैसे उनको गंतव्य स्थल तक ले जाए, कैसे बीमार लोगों को ठीक किया जाए। उनको ये निर्णय लेना चाहिए अभी रूम में बैठ करके वहां अपने कैबिनेट के साथ, लेकिन वो रैली के लिए आतुर हो रहे हैं। सीके जी, ऑक्सीजन को लेकर लड़ाई हो रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बहसबाजी हो रही है लगातार, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, क्योंकि आप वहां पर गठबंधन में हैं। सवाल इसीलिए उठ रहा है, केंद्र सरकार कह रही है कि राजनीति हो रही है। नहीं, राजनीति कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर चूंकि रिक्वायरमेंट है तो लोग मांगेगा ही। जब सेंटर में हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, सारे राज्य से उनका समन्वय होता है,
तो मैं डिमांड करना काम है। अब उनको लोग राजनीति कहे तो यह गलत बात है। जब हमारे पास सक्षम नहीं है, हम साधन नहीं है, तो आपको देना कर्तव्य बनता है, आप उपलब्ध कराएं। लेकिन मैंने देखा कि कल पीयूष गोयल जी संबोधित कर रहे थे कि सभी ट्रेनों से पहले और जगह जो औद्योगिक क्षेत्रों को रोक करके सारे ऑक्सीजन पहले सभी राज्यों में जा रहा है। ये अच्छी बात, ये अच्छा पहल है पीयूष गोयल जी का, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि केवल उनका विरोध करने के लिए बैठा हूं, लेकिन जो उनका पहल हो रहा है वो अच्छा है, स्वागत योग्य है, ऐसा होना भी चाहिए। अभी दुख की घड़ी है। ठीक है, हमारे साथ इस समय प्रदीप भटनागर जी भी जुड़े हुए हैं। भटनागर जी, ये जो पलायन में मजदूरों की सिसकियां हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे उनके साथ जा रहे हैं, परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, इन सिसकियों को कौन सुनेगा? देखिए, ये विफलता प्रदेश सरकारों की है, जो रोकने में विफल रही है अपने श्रमिकों को, और ये बैठने को ढेकड़ा फोड़ रहे हैं। ये वही बोलेंगे राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र की सरकार को कि भैया आप इन्हें मजदूरों को पलायन को रोकिए। क्या प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल आप कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, मैं सुन भी रहा हूँ मैं, मगर आप कहीं प्रदेश सरकारों की ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं। आपके प्रदेश को विकास के लिए जिसने अपना श्रम और जीवन दे दिया, आप उनको 2 वक्त की रोटी खिलाने में असमर्थ हो रहे हैं। और आप केंद्र सरकार को, रेल मंत्रालय को कह रहे, अरे भाई आपके देश के बच्चे नहीं है, आपके देश से विकास करने में उनका कोई श्रम नहीं है, आप उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते अपने प्रदेश के अंदर। ऐसा क्यों? पलायन आज से नहीं चल रहा, पलायन चल रहा है 15 दिन से। आज हमें दिखाई दे रहा है, ये तो पलायन 15 दिन में चल रहा है और बहुत बुरी तरीके चल रहा है। आज रोड पे गाड़ी नहीं, श्रमिक है अपने घर जाने के लिए, इसलिए हमें दिखाई दे रहा है और इससे आज हम डिबेट कर रहे हैं। मगर हमें ये नहीं दिखाई दे रहा कि हमें इसे कैसे रोकें, हमें ये दिखाई दे रहा हम इन्हें कैसे समझाएं, हमें ये दिखाई दे रहा इनको राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए कि हम इन्हें कैसे रोके, इनको बचाया जाए कोविड से। हम इस पे नाकाम करके हम अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं। आज तो कांग्रेस को यूथ ब्रिगेड को लेकर रोड पर उतर जाना चाहिए समझाने के लिए, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनको टीवी पे केवल डिबेट करनी है, इन्हें ट्विटर पे केवल अपना हैंडल पे अपना। ठीक है, आपका जवाब लेते हैं। ठीक है, सीके जी जवाब दीजिए। तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि कांग्रेस पर उठाए जा रहे हैं। सीके जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता मेरी आवाज मैंने कल भी कही थी। हाँ। मैंने सुबह तक महाराष्ट्र के अंदर पूरी जगह ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, और आज प्रातः 6 बजे नागपुर, कल्याण, जितनी जगह थी सब जगह ऑक्सीजन पहुंच चुकी है और उनका डिवाइडेशन भी सुबह चालू हो चुका है, ये भी क्लियर कर दूं मैं। मगर महाराष्ट्र की सरकार ने जो भी चीजें चाहिए थी कोरोना को लेके, उसको जब खत्म हो चुकी थी और लोग मरने शुरू हुए, फिर इन्होंने केंद्र सरकार को उसकी लिस्ट भेजी, निवेदन करा। अगर यही निवेदन 7 दिन पहले कर देते, सप्ताह भर पहले, तो बहुत रोकथाम हो जाती। मगर ये अपनी गलती से दूर भागते हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए। इन्होंने कुछ नहीं करा वहाँ पे, केवल उनका ध्यान तो केवल ये है कि डीजीपी को कैसे हटाया जाए, 100 करोड़ की कैसे वसूली की जाए, कैसे पुलिस को चेंज करा जाए, इनकी है। गृह मंत्रालय उगाई पे है गुंडों की तरह, ये नहीं बताएंगे। देखिए, पंजाब की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि बहुत आपदा का टाइम है, सब मिलकर काम करना चाहिए। कल बहुत गंभीर बातें करी इन्होंने और निवेदन करा अपने प्रदेश की जनता से। मगर ये अपनी सरकार, जो इतने वर्ष सरकार जब कांग्रेस की रही, जिन पे इन्होंने राज किया, उनके लिए 2 शब्द नहीं है बोलने के लिए। उन श्रमिकों के लिए जिनके वोट पे राहुल जी जीत के रहे, कभी विकास नहीं करा अमेठी में, 2 शब्द नहीं है उन मजदूरों के बोलने के लिए कि भाई आप कहीं ना जाइए, हम कैंप लगाएंगे, हम ध्यान देंगे आपको। नहीं, इनका तो काम है अपने नंबर बनाने के लिए राजस्थान से 10 लाख मास्क चोरी करा लो, सैनिटाइज चोरी करा लो, पंजाब से चोरी करा लो और यहाँ बांट के अपने नंबर बना लो। ठीक है, सीके जी आवाज सुन पा रहे मेरी? मैं तो निवेदन इतना करूंगा कि आप कृपया करके राजनीति ना करके धरातल पर ठीक है। सीके जी, अब उनका कहना है कि अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप ऐसा करिए, आप खुद कैंप लगा लीजिए, खुद श्रमिकों को खाना खिला दीजिए। नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं हो फिर देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देना। मैं तो कह रहा हूँ आज इस्तीफा ने, कल हम लोग पूरे तैयारी करके कराएंगे शाम को। प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए अभी तुरंत। वो सरकार के बारे में बोलते हैं, महाराष्ट्र से लगातार जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं, उनको रोकिए आप। अगर नहीं रोक पा रहे तो उनको खाना खिलाइए, क्यों जाने दे रहे हैं? जहां पर आपकी सरकार है वहां से क्यों जाने दे रहे हैं? वो सरकार सीधे सवाल उठा रही है यहाँ पर कांग्रेस पर।
सीके जी। जी नहीं, महाराष्ट्र में सरकार व्यवस्था भी कर रही है पूरी तरह से, जिसको जाना है जाए। मुख्यमंत्री 2 वहाँ महीने से से बाहर बसों निकलने की की व्यवस्था क्या हो कर गई रहे है हैं? सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 2 महीने से बाहर तो निकले नहीं घर से, क्या व्यवस्था करेंगे वो? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी घर में बैठे हैं, अपने प्रधानमंत्री घर में बैठे, कैबिनेट के साथ काम में करें। लगे मैं हुए ये नहीं कह रहा हूँ कि घर से बाहर निकल के वो चुनाव प्रचार में ही चले जाएं तुरंत। चुनाव प्रचार करना मैं तो बहुत कह रहा बड़ी हूँ बात घर है। में पता है बैठ ना, करके निर्णय लेने की जरूरत पश्चिम है। बंगाल से नाम काट दिया राहुल जी का, क्लियर कर दूं पहले, आप ये नहीं बताएंगे? राहुल जी का सेलिब्रिटी से नाम काट दिया, पहले चीज ये तो क्लियर कर दीजिए। राहुल जी कितनी रैली करने वाले हैं वहाँ पे? इसलिए राहुल जी को तो बुलाया नहीं है, क्योंकि सारे वहाँ नारा लग रहा है कि पप्पू भैया है पनौती मत बुलाओ पश्चिम बंगाल इन्हें, पप्पू भैया है पनौती मत बुलाओ इन्हें पश्चिम बंगाल इन्हें। और नारे को क्या करोगे आप, तो पप्पू भैया को पनौती बोला जा रहा है वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, पप्पू भैया कुछ भी नहीं है। पप्पू किसी को बना देना ये अमानवीयता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी से सक्षम व्यक्ति हैं राहुल गांधी। सिर्फ राम मंदिर बना देने से, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी पूजा करता हूँ, मैं भी पुजारी हूँ, लेकिन राम मंदिर बना देने से, केवल राम राम करने से यह देश नहीं चलने वाला है। आज की स्थिति जो है, जितना पैसे आप राम मंदिर को चंदा दिए, वह पैसा चंदा करके यदि इस देश में उतना मेडिकल कॉलेज और उतना हॉस्पिटल बन जाते, यह बड़ी बात होती। पता है आपको चंदा के लिए ठीक है, दिया है। आप दोनों को रोकूंगी, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा और ब्रेक के बाद सवाल यही होगा कि कोरोना एक तरफ है, लॉकडाउन एक तरफ है, लेकिन मजदूरों के पलायन की वजह से हाहाकार दूसरी तरफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश से सीधे ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान, शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से तालाबंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश लॉक रहेगा शनिवार और रविवार को। बड़ी खबर आपके सामने, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट दी जाएगी शनिवार और रविवार को। तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच में यह बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है। सैटरडे और संडे वीकेंड लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में रहेगा। जो जरूरी सेवाएं हैं उनको छूट रहेगी, जो आवश्यक चीजें हैं उनको छूट रहेगी, वरना पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को लॉक कर दिया जाएगा सैटरडे और संडे। तो वीकेंड लॉकडाउन का फैसला यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है, क्योंकि कोरोना केसेस के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से मौत के आंकड़े भी बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हालात एक जैसे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति देखें तो वहां की स्थिति भी बद से बदतर हो चुकी है। लगातार जो पाबंदियां लगी हुई हैं, लोग उन पाबंदियों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके चलते जो रफ्तार है और ज्यादा तेज होती जा रही है। और चर्चा पर वापस आते हैं। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भटनागर जी, मेरा अगला सवाल सुनिए। इस बार तो राज्य सरकारें फैसला ले रही हैं, तो उसके चलते मजदूर पलायन कर रहे हैं। पिछली बार केंद्र सरकार ने एक दिन में ही फैसला ले लिया था। पलायन तो तब भी हुआ था, मजदूरों को परेशानी तो तब भी हुई थी। तब किस पर ठीकरा फोड़ते? सरकार ने, केंद्र की सरकार ने पिछली बार पूरा हिंदुस्तान को लॉक कर दिया था और लॉकडाउन लगा दिया था। बिल्कुल सही बात। देखिए, प्रदेश सरकार जितनी भी थी उनसे मीटिंग करके बाकायदा कई वार्ता करके कई बात की, उसके बाद लॉकडाउन को लगाया। लॉकडाउन के बाद ये प्रदेश सरकार को पता होता है और पता होना भी चाहिए कि आपके कितने श्रमिक काम करते हैं जिन विभिन्न प्रदेशों के आए हुए, उनकी क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। आपने उनके लिए कितने आपने सेंटर बना रखे हैं। अरे भाई, आपको कुछ चीजें देखनी चाहिए। जहाँ लोग काम करते हैं, जिनकी दुकानों पे, शॉप पे, फैक्ट्रीज के अंदर, उनको गाइड करना चाहिए आप लोगों को कि नहीं, आपकी मजदूर की सुविधा आप उनको दीजिए, जो होगा वो हम देंगे, आप हमें रिक्वायरमेंट दे देंगे। मगर उसमें ये विफलता को इन्होंने आगे कर दे कि हम विफल हैं रोकने में। पलायन हुआ, जितने हरियाणा से, वो पंजाब से होते हुए हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान से होते हुए हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली आए, तो दिल्ली में हरी बत्ती लगा दी केजरीवाल साहब ने और उन्होंने आनंद विहार मरने के लिए छोड़ दिया।
उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे जाइए और मरिए। ये तो देखिए सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कितना आभार है कि उन्होंने उसी टाइम हजारों बसें भेज के हर जिले के अंदर बस प्रोवाइड करा के उन्हें श्रमिकों को भेजा यहाँ तक। इस बार क्यों नहीं भेज रहे? इस बार यूपी सरकार बसें क्यों नहीं भेज रही है? क्योंकि मजदूर तो इस बार भी यूपी के मजदूर तो इस बार भी दिल्ली और मुंबई से लगातार जा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ आपको, प्रदेश के अंदर शनिवार इतवार का लॉकडाउन लगा दिया गया, अभी आपने बताया पहले। वहाँ जितनी रोडवेज की बसें हैं वहाँ पे 6 गुना बढ़ा दी गई है जाने के लिए, मगर भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है कि उन बसों को भी और बुलाया जा रहा है व्यवस्था को देख के। मगर सरकार निवेदन कर रही है प्रदेश की भी कि आप जहाँ से आए हैं वहीं रुकिए, मगर ये निवेदन और प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं रोक पा रही है? सबसे ज्यादा जो ये श्रमिक काम करता है वो दिल्ली में काम करता है या महाराष्ट्र में काम करता है, सबसे ज्यादा श्रमिक काम करता है बाहर के प्रदेशों का। इन सरकारों का तो ये निवेदन करना चाहिए रोकने के लिए। इन्होंने कोई शोल्डर होम नहीं बनाया, कोई तैयारी नहीं करी, ये दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, कुछ व्यवस्था कुछ नहीं कर रखी इन्होंने। सरकार ने पिछली बार भी सबको आईसीयू बेड और पूरी मशीनरी दी थी, मगर किसी ने भी उस चीज को गंभीरता से ना लेके ना तो आईसीयू बेड कंप्लीट करे और ना इन्होंने कोई योजनाएं बनाई। अगर बनाते होते तो ये पूरे तैयार होते। महाराष्ट्र के अंदर जब से कोरोना शुरू हुआ है, ठीक है सीके जी से आपका जवाब लेते हैं। आपका सीके जी बोलिए। अब वो कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकारों ने इंतजाम नहीं किए। अभी मैं प्रदीप जी का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सबसे अधिक मजदूर दिल्ली और महाराष्ट्र में काम करते हैं, दो सरकार कांग्रेस समर्थित सरकार है वहां पर, या इनकी एक केजरीवाल जी की सरकार है। मैं ये कह रहा था कि सबसे अधिक जो लोग काम करते हैं वो उत्तर प्रदेश में काम करते हैं और हरियाणा में काम करते हैं। नोएडा जो है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है और ये हरियाणा जो दिल्ली के बॉर्डर पर जितने हैं सब लोग वहां काम करते हैं। वो हरियाणा और उसका मतलब नहीं है, ये स्पेशली ये प्रधानमंत्री का है। देखिए, जब आरबीआई का गाइडलाइन है, आरबीआई के अंदर 3 लाख करोड़ रुपया जो है वो जमा है कि इस आपातकाल में, युद्ध के समय में, ये महामारी के समय में पैसे का काम आएगा। ये 100% प्रदीप जी आप राजनीति में ना जाएं। मैं कह रहा हूं कि केंद्र की सरकार पूरी तरह फेल्योर है। अब राज्यों पर ठिकरा पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ये केंद्र से गाइडलाइन होना है, आरबीआई से गाइडलाइन होना। आज सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी सबको अपना वो भाजन बना के रखे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे हमारे कुछ मीडिया के साथी हैं जो प्रवक्ता बन गए उनके। देश की जनता के लिए मीडिया चौथी स्तंभ है, उसको रखना पड़ेगा। मीडिया को अपना जो उसका ताकत है मीडिया को अपनी दिखानी पड़ेगी। आज किसान आंदोलन में लोग क्या दिक्कत था प्रधानमंत्री जी में समझ में नहीं आई कि जब हमको पैसा देना है किसान को, धान के बदले, गेहूं के बदले, चावल के बदले, तो पैसा देना है उसको। एमएसपी जो मांग रहे हैं, कोई ज्यादा डिमांड ही नहीं था उनका, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इतने अक्रू हो गए, इतने अकड़ते हैं। ये नॉट ये गुड प्राइम मिनिस्टर। इसको रोकना पड़ेगा इस चीज को। मैं कह रहा हूँ कि हर चीज प्रधानमंत्री वर्चुअल करते हैं, लेकिन आज बंगाल में रैली की क्या जरूरत है? जिस भीड़ से कोरोना फैल रहा है। आप कह रहे हैं ट्रेन में लोग जाएंगे कोरोना फैल जाएगा, सड़क पे है कोरोना फैल नहीं रहा है क्या? तो उसको व्यवस्था करने की जरूरत, सेंट्रलाइज व्यवस्था। रेल किसके हाथ में है? सेंट्रल के हाथ में है। रेल के जगह जगह जो डीआरएम है उसको कोविड सेंटर बना रहे हैं, उसको आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं। तो रेल व्यवस्था सबसे बड़ी होती है। भारत का रेल तंत्र जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रेल तंत्र है और हम दुनिया के 47 देश जो विकसित देश है, उन देशों को मिला करके भारत की आबादी उतनी है और ट्रेनें इतनी चल रही है। हमको ट्रेन की व्यवस्था इमीडिएट करके उनको अपने अपने घर भेजने की जरूरत थी। आप कह रहे थे उस समय प्रधानमंत्री जी एकाएक फैसला लिए थे, 1 दिन में लॉकडाउन लगा दिए, कितने मजदूर मर गए। उसको 10 दिन का समय देना चाहिए था कि आप अपने घर जाओ। उनका फैसला हमेशा गलत होता है प्रदीप जी, आपको यह बात माननी चाहिए। आप एक मानवता के नाते बात करें, ना कि अपने भारतीय जनता पार्टी के नाते बात करें। मैं उन पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वह एक अक्षम प्रधानमंत्री है, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए अभी पद से। जवाब दीजिए भटनागर जी। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से आप पर उठाए गए। साथ ही ये भी कहा गया है कि एक तरफ तो राज्य सरकारें लॉकडाउन लगा रही हैं, वीकेंड लॉकडाउन लगा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जाते बंगाल में रैली करते हैं, वहां पर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ पर राज्यों में तो लोगों को घरों में बंद किया जा रहा है, लेकिन वहां पर घरों से बाहर लोग आ रहे हैं प्रधानमंत्री की रैली में। मैं
छोटी सी बात कहना चाहूंगा। ठीक है, मैं आपकी बात सहमत हूँ, ठीक है, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के इस्तीफा देने से आप प्रधानमंत्री राहुल जी को बनाएंगे? ऐसी गुणवत्ता दिखती है आप में, जिन्हें पप्पू भाई चुनौती का नारा लग रहा है। पहली चीज, पर्सनल कमेंट है। क्या आप उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते? जिन्हें ये नहीं पता कि नेतृत्व पालक मंत्रालय है। आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? आप प्रधानमंत्री जिनको बनाया है ना, आपके कांग्रेस के अंदर उनके उंगली बराबर एक भी नेता नहीं है, सोच और मेंटलिटी रखने वाला, वहां तक पहुंचने वाला। आप ऐसे विश्व गुरु में कहलाते हो, मगर विश्व गुरु के आपने कभी काम नहीं किए। आज आप संपूर्ण विश्व गुरु में हो। आज आपको पूरा विश्व पूछता है, आपकी तरफ देखता है। आपने सैटरडे संडे लॉकडाउन लगाया तो पूरे विश्व में शुरू करा। आपने साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया, पूरे विश्व में शुरू करा। आप पूरे विश्व की पहचान हो। जिनको आप जिससे इस्तीफा मांगना चाहते हो, आप उनके नखून के बराबर भी नहीं हो। आप जिनकी आप बराबरी करते हो। अगर आप ये कोई प्रधानमंत्री जैसे हैं सोच वाले, तो मुझे बताइए एक नाम। और रही बात, तो जो अभी आपने ट्रेन की करी, वही बताया था आपको। सुनिए ट्रेन के विषय में, महाराष्ट्र आपको कम से कम 750 बेड का आईसीयू ट्रेन बना के दी थी, जो इन्होंने यूज नहीं करी। ओशीवाड़ा, कल्याण जैसे कई स्टेशनों पे खड़े इन्होंने यूज नहीं करी। दिल्ली को 450 का बेड बना के दिए थे, आइसोलेशन बना के ट्रेन, जो आनंद विहार खड़ी रही, इन्हें यूज नहीं करा, देखा नहीं एक बार भी। ऐसे और प्रदेशों में भेजा गया था। जिन ट्रेनों की आप बात कर रहे हो श्रीमान, कम से कम बोलने से पहले ये तो सोचना चाहिए कि हमें अगर किसी श्रमिकों को छोड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग भी होनी चाहिए। आप ट्रेन चला दो। क्या आप उनको मारने के चलाना चाहते हैं, उन्हें भीड़ भर के, कि अपने घर ना पहुंच पाए, उनके बच्चे वीरान हो जाएं? मतलब आप इस चीज का समर्थन नहीं करते कि प्रदेश के अंदर रोकने की व्यवस्था की जाए, उनको अच्छी सुविधाएं, उनको दवाई, उनको खाने पीने का व्यवस्था की जाए, या उन्हें भगाया जाए। आप भगाने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ट्रेनों पे, गाड़ियों पे, मगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे कांग्रेस के लोगों कि उनको रोक के कोई बना के शोल्डर होम बना के उनको रोका जाए, व्यवस्थित करा जाए। मेरा निवेदन ये है कि आप अच्छी चीजों में ध्यान दीजिए, अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए। आप जो संदेश देंगे टीवी में बैठ के, तो पूरी जनता देश सुन रहा है। मैं तो निवेदन करूंगा आपके ANP न्यूज के माध्यम से कि धन्यवाद आपका, आपने इस पर डिबेट रखी। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जनता से, मैं अपने सैनिक भाइयों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश भाइयों से, कि आप जहाँ भी हैं वहाँ रुकिए, आप मत भागिए। ये 4 दिन का लॉकडाउन है, हम तो हौसला रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन मान कहाँ रहे हैं? ये बात मान कहाँ रहे? जो बात आप बोल रहे हैं भटनागर जी, जो बात आपने आज बोली है, ये बात तो कल केजरीवाल बोल चुके हैं कि आप कहीं मत जाइए, छोटा सा लॉकडाउन है, मैं हूं ना। ये बात तो वो भी बोल चुके हैं। फिर भी मजदूर पलायन कर रहे हैं, फिर भी मजदूर अपने घर की तरफ लगातार जा रहे हैं। कहाँ मतलब है इस बात का? कारण है श्रमिक के दिमाग में यह है कि 4 दिन करूंगा क्या, 7 दिन करूंगा क्या, मैं यहाँ पे अपने घर जाऊँ ना, अपने बच्चों को जाऊँ। उनकी मेंटेलिटी में ये बैठा कि मैं छुट्टी हो है मेरी, 7 दिन के, भारत बंद है, दिल्ली बंद है, महाराष्ट्र बंद है, पंजाब बंद है, हरियाणा बंद है, तो मैं अपने घर चला जाऊँ ना अपने बच्चों में रहने के लिए। मगर वो चीज ये नहीं सोच रहे कि कोरोना काल के अंदर आपका जाना ही आपका बहुत भारी है। ये सीख देने के लिए हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल के रोड पे उतार दी रहे समझाने के लिए। इस तरह ही कांग्रेस को भी अच्छे काम करके एक अच्छा संदेश देना चाहिए। ये समय है आपका अच्छा संदेश देने का। आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। सीके जी आपको एडवाइस दी जा रही है। जी मैं प्रदीप जी से कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। आप इस्तीफा कराओ और राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दो। मैं कह रहा हूँ 1 साल के अंदर भारत की तकदीर बदल जाएगी। नरेंद्र मोदी जी से लाख गुना सक्षम व्यक्ति है। आप उनको पप्पू कहने से कोई पप्पू हो नहीं जाता है। उसे आप प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, आप उनको बना के तो देखो। अरे साहब, हमें मीडिया के माध्यम से मैं भी अपील करना चाहता हूँ इस देश के तमाम वैसे मजदूरों को जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, आप संयम से काम लें। प्रधानमंत्री जी निवेदन कर रहे हैं, हम लोग निवेदन कर रहे हैं, सारे लोग निवेदन कर रहे हैं। आप जो भी हैं मजदूर भाई जहां हैं, अपने आप यथावत बना कर रखें। ये सही बात है कि छोटा लॉकडाउन है, लोग इतने दिन में मर नहीं जाएंगे। केजरीवाल जी आग्रह कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं आग्रह। तो मजदूरों को थोड़ा अज्ञानता है उनके बीच, उनको समझाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है, लेकिन मानते नहीं। निवेदन सीके जी ठीक है। सीके जी मेरा सवाल सुनिए। निवेदन आप कर रहे हैं, उधर राहुल गांधी बोलते हैं कि मजदूरों को सड़क पर छोड़ दिया है, उधर उनको राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि मजदूरों के पैसे में खाते में पैसे पहुंचाओ ताकि वो खाना खा सकें, और आप इधर वैसी बातें, मतलब 2 तरह की बातें हो जाती हैं ये तो। नहीं, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, राहुल जी भी वही बात कर रहे हैं।
मजदूरों को संयम रखने की जरूरत है। उनको पैसा तो मिलना ही चाहिए। आखिर पैसा नहीं रहेगा तो बेचारे खाएंगे कहाँ से वो। पिछले लॉकडाउन में हम लोगों ने काफी मेहनत किया यहाँ। पिछले लॉकडाउन में हम लोगों ने घर घर जाकर के लोगों को पैकेट पहुंचाया, खाना पहुंचाया, जगह जगह पर किचन बना करके लोगों को खाना भिजवाया। ये तो होते ही रहता है, लेकिन आज की परिस्थिति जो लोग जहाँ, ये तो चक्कर है उनके साथ, इसलिए उनको पैसे तो मिलने ही चाहिए। भटनागर जी, सरकार पैसे देगी मजदूरों को जो इस समय सड़क पर है? मैं बताता हूँ, मैं इनके संज्ञान में डाल दूँ। जब पिछली बार लॉकडाउन किया गया था, इसलिए जो जितने भी हमने खाते खोले थे उनमें सबको पैसे दिए गए। जो अपाहिज विकलांग थे, जो पेंशनकारी थे, जिनके हमारे जुड़े हुए थे, देखिए जो खाते खुलवाए गए थे इसलिए खुलवाए गए थे गरीबों के, जिनको बेनिफिट मिले और उनको दिया गया। 90 लाख लोगों को भोजन राशन पहुंचा है। हिंदुस्तान के जितने भारतवर्ष के जो नागरिक रहते हैं उनके परिवार को 90 लाख लोगों को FCI द्वारा, पुलिस द्वारा और विभिन्न संस्थाओं द्वारा उनकी भोजन व्यवस्था की गई है। ऐसे नहीं जो ये आप अभी कह रहे हैं ना किसानों के विषय में, श्रीमान, FCI ने गेहूं का खरीद MSP पे खरीद शुरू कर दी है और उनकी चीजें निकाल के पोर्टल पे आके आप थोड़ा चीजें संज्ञान में रखा करिए। पहले का आंकड़ा भटनागर जी, पहले का आंकड़ा आपने, ठीक है, आपने गिना दिया, ठीक है, और समय की भी मेरे पास कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भले ही लॉकडाउन लग गया हो, कोरोना की महामारी जो है पूरे देश को परेशान करके रखा, लेकिन जो मजदूरों की परेशानी है, बेबस मजदूरों की, वो एक तरफ है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, आप देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना और बेबस मजदूर, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग चुका है, मजदूर बेबस हो चुके हैं। सड़कों पर जो तस्वीरें साफ तौर पर इस समय दिखाई दे रही हैं, ये जो तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली की तस्वीरें इस समय, जहां पर भारी संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना सामान सिर पर रखकर, छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर, उम्मीद भरी आंखों से वो वापस जा रहे हैं। अब ये किसके सहारे अपने घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि जहां ये जा रहे हैं वहां पर भी रोजगार इनके लिए है नहीं। यही वजह है कि अपना घर छोड़कर ये दिल्ली और मुंबई में रोजगार पाने के लिए आए थे, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए आए थे, ताकि 2 वक्त की रोजी रोटी कमा सकें और अपने बच्चों का भविष्य बना सकें, उनको स्कूल भेज सकें, अपना खुद का भविष्य बना सकें। ये इसीलिए अपना घर छोड़कर यहाँ पर आए थे, गाँव छोड़कर शहर में आए थे, लेकिन आज वही शहर छोड़कर उनको गाँव जाना पड़ रहा है। विपिन शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज़ पर। नमस्कार, धन्यवाद। विपिन जी, जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, बहुत चिंता वाली तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं। एक तरीके से देखें तो वहाँ पर जो बसें हैं, बसें पूरी तरीके से भरी हुई हैं, लोग उसमें भारी संख्या में घुस रहे हैं। जो बसें दरवाजे हैं उसमें नहीं घुस पा रहे हैं, तो बस की जो खिड़की हैं उसमें से लोग बस के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बहुत दुखद तस्वीर है, आपका रिएक्शन? बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें हैं काजल जी। और देखिए, दुख इस बात का होता है कि पिछली गलतियों से हमने कोई सबक लिया नहीं, क्योंकि पहले भी हमने देखा, पिछली बारी जब लॉकडाउन की घोषणा हुई कि प्रवासी मजदूर मजबूर हो गए पलायन करने के लिए, जबकि ये सुनिश्चित करना चाहिए था, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में आपस में तालमेल बना रहता तो ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि जो प्रवासी मजदूर जहां पर काम करते हैं उनको वहीं पर रुकना चाहिए था, क्योंकि यही तो लॉकडाउन के मायने हैं कि अगर आप लॉकडाउन के समय घूमना शुरू कर देंगे तो जो प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बात बिल्कुल साफ करी थी कि अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर जाता है तो स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी, बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी। और वही देखिए, पहले चलिए ठीक है, एकाएक हमारे सर पे आया कोरोना की मार, तो वो समझ आता है हमारी हिंदुस्तान की आबादी को अगर हम मद्देनजर रखें, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसको मद्देनजर रखें,
तो उसके हिसाब से हमने बहुत अच्छा काम करा था, WHO ने भी तारीफ करी थी। लेकिन उसके बाद तो कम से कम हम लोगों को ये मुस्तैद रहना चाहिए था कि प्रवासी मजदूरों को लेकर एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि हमने अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लेके आना है, और ये तो देखिए छोटा लॉकडाउन है। ये मुझे लगता है कि केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे जितने मुख्यमंत्री हैं, बाकी केंद्र की तरफ से जो इनके नुमाइंदे हैं, वहां कोई कमी पेशी रहेगी कि जो प्रवासी मजदूरों तक ये संदेश नहीं पहुंच पाया कि ये एक छोटा लॉकडाउन है, 6 दिनों का लॉकडाउन है। तो आप कृपया करके ऐसे पैनिक मोड में ना आकर आप अपने घरों की तरफ रुख ना करें, क्योंकि उससे स्थिति और बेकाबू हो जाएगी। विपिन शर्मा जी, एक और तस्वीर जिसका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूंगी। एक तरफ तो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, यहाँ पर 6 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। पंजाब की सरकार हो या फिर महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर यूपी की सरकार हो, वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। एक तरफ राज्य सरकारें वीकेंड लॉकडाउन लगाकर लोगों को घरों में कैद करना चाहती हैं कि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, लेकिन वहीं जो दूसरी तस्वीर सामने आ रही है वो देश के प्रधानमंत्री बंगाल में जाकर रैली कर रहे हैं। हजारों लाखों लोग उसमें इकट्ठे हो रहे हैं। कैसे आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र के जो महापर्व हैं चुनाव, तो यहाँ पर ये स्वाभाविक है कि अगर इतने चरणों में, वो देखिए ये तो है नहीं कि लॉकडाउन, ये जो अभी जो कोरोना का प्रकोप हुआ है, तो वो जब 8 चरणों की घोषणा हुई थी बंगाल के चुनावों की अगर हम बात करें, तो वहां पर तब ऐसी कल्पना नहीं करी थी कि ऐसे कि कोरोना इतना बेकाबू हो जाएगा और ये डबल म्यूटेंट नए वेरिएंट्स आ जाएंगे। तो बहरहाल देखिए यहाँ पर जो, वो तो निश्चित बात है, इसकी निंदा हर जगह हो रही है कि चाहे ममता बनर्जी की रैलियां हो, चाहे प्रधानमंत्री की रैलियां हो, चाहे अमित शाह साहब की रैलियां हो, जो भी है। तो यहाँ पर जिस तरह से नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बिना मास्क के लोग रैलियों में उतर रहे हैं, तो यही एक आम आदमी सवाल आज पूछ रहा है कि क्या कोरोना सिर्फ उन्हीं जगह पे है जहां पर चुनाव नहीं है? तो ये तो, इस पे तो निश्चित बात है कि इसके बाद आत्ममंथन करने की सबको आवश्यकता होगी जब ये चुनाव भी हो जाएंगे और उसका आकलन करा जाएगा कि कोरोना ने कितने लोगों की जान ली। तो लेकिन बहरहाल मुद्दे की गंभीरता पहले समझनी चाहिए थी, और ये अपेक्षा करी जाती है नेताओं से कि कम से कम वो रोल मॉडल बनकर एक अच्छा संदेश दें। और अभी भी देखिए, मैं तो ये बोलूंगा, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी अगर मामले से जो गंभीरता है इसकी, उससे अगर सुध ले ली जाए तो स्थिति को संभाला जा सकता है, बशर्ते कि ये लोग, सब लोग एक संकल्प ले लें कि चुनाव, तो देखिए अगर बच्चों के इम्तिहान रद्द कर दिए जा सकते हैं, 12वीं की परीक्षा को आगे स्थगित कर दिया गया है, IIT JEE मेन एग्जाम्स को आगे स्थगित कर दिया गया है, तो चुनावों की प्रक्रिया भी देखिए, या उनको एक साथ आप जो बाकी के चरण 3 रह गए हैं उनको एक साथ आप कर सकते हैं। तो कई ऐसे समस्या, अगर बशर्ते एक इच्छा शक्ति हो तो समाधान जरूर निकल सकता है। एक और सवाल है जो कि पूछना आपसे जरूरी है, और आप इस चीज को कैसे देखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर हो या फिर वैक्सीन को लेकर हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एक तरीके से बहस छिड़ी हुई है। राज्य सरकारें कह रही हैं उनको भरपूर मात्रा में ना तो वैक्सीन मिल पा रही और ना ही ऑक्सीजन मिल पा रही। अब केंद्र सरकार कह रही है नहीं, हम तो वैक्सीन भी दे रहे हैं और ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, क्योंकि राज्य सरकारें वैक्सीन को वेस्ट कर रही है। तरह तरह के आरोप है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, जब वैक्सीन आई थी तब भी हमने देखा था कितनी ओछे किस्म की राजनीति हुई थी। यहाँ तक बात बोली गई कि ये भाजपा की क्या वैक्सीन है, कि भाजपा के दफ्तर में वैक्सीन बनी है। कई लोगों ने, ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने, जिनसे आपने कभी सपने में सोचा नहीं होगा कि ऐसी बातें करेंगे, उन्होंने बोला हम तो टीका नहीं लगवाएंगे। तो ये कहाँ की समझ है? आप खुद सोचिए कि देश को कोरोना काल से उभारना है। हमारी 130 करोड़ देशवासी है हम लोग, इतनी बड़ी आबादी है। तो यहाँ पर तो ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि हम पहले टीकाकरण अभियान शुरू करें, जल्द से जल्द हो, और एक मंच पे खड़े दिखाई दें जितने नेता हैं, वहां पर कम से कम राजनीति से बचें। लेकिन वहां पर भी राजनीति हुई। उसके बाद दूसरा जो मुद्दा उभर के आया कि कैसे वैक्सीन, कई जगह ये जो समाचार मिले कि वैक्सीन का सदुपयोग नहीं हो रहा, वो वेस्ट हो रही है, तो ये भी बहुत एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन उसके बाद ये आपने जो क्योंकि सवाल पूछा ऑक्सीजन को लेकर, देखिए वो अपनी तरफ से हर एक सरकार कोशिश करती है, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो, कि कैसे वो सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन हर जगह पहुंचे और उसकी व्यवस्था हो सके। तो ये अभी मुझे लगता है कि अगर ये एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि आपने अगर इस महान देश को कोरोना काल से उबारना है, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लेके आना है, लोगों में दोबारा एक जो उनका मनोबल नीचे गिर गया है, क्योंकि आपने देखा पहले कोरोना काल में जी के लोगों ने देखा एक तप करा था। ये सिर्फ देखिए कोरोना योद्धाओं को तो लाखों नमन, लेकिन पूरे देशवासियों को भी नमन कि जिस तरीके से उन्होंने घरों में बैठकर एक तपस्या करी थी, वो आसान बात नहीं थी। बच्चों को देखिए आप,
कि बच्चों को आप खेलकूद के मैदान से दूर करके, शिक्षा के मंदिरों से वो दूर रहे, घरों में कैद रहे। उन्होंने भी एक तपस्या करी है, तो वो उस पे पानी फिरना नहीं चाहिए। अब कम से कम एक मंच पर जितने राजनीतिक दलों के नेता हैं उनको आना चाहिए और एक अच्छी नजीर पेश करनी चाहिए। एक मकसद होना चाहिए कि हमने देश को कोरोना काल से उभारना है, और यहाँ पर जो भी है, हर एक राज्य एक अभिन्न हिस्सा है हमारे हिंदुस्तान का। लॉकडाउन को आप कैसे देख रहे हैं? और 3 चीजें और हैं, लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और पाबंदियां। क्या लॉकडाउन समाधान है? और ये जो 3 चीजें हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन के सिवाय कोई विकल्प बाकी नहीं था इस बारी। अगर ये 6 दिन का, क्योंकि जिस तरीके से आपने वीकेंड लॉकडाउन कर दिया, बहुत अच्छी बात है, नाइट कर्फ्यू आपने घोषणा कर दी, अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय अगर आपने स्थिति को संभालना था, क्योंकि जिस तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड फैल रहा था, और अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि एयरबॉर्न भी है ये जो वायरस है, तो वो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये विषय बन गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ऐसे तुरंत पुख्ता कदम नहीं उठाए गए होते तो वो भी सरकार की इसमें निंदा होती। तो यहाँ पर अब कम से कम ये इसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि एक आपने WHO ने पहले लॉकडाउन में भी हिंदुस्तान की तारीफ करी थी कि हमने सही समय पे लॉकडाउन की घोषणा करी है। अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है ये 6 दिन का लॉकडाउन, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। ये एक अच्छा बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विपिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। लॉकडाउन है, लेकिन जो मजदूर हैं पूरी तरीके से बेबस हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास न रहने का ठिकाना है, न खाने का और ना ही रोजगार का, और यही वजह है कि सबसे बड़ी परेशानी उन मजदूरों की। फिलहाल इतना ही। आप देख रही है ANB न्यूज। नमस्कार।